मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कोल फायरिंग को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर्स, अबाउट द माउंटिंग्स एंड एसेसरीज ऑफ द बॉयलर्स। और उसमें हम लोगों ने कुछ एसेसरीज को देखा था, जैसे हमारे पास सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, जो हमारी एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो रहा है। आज हम लोग कोल फायरिंग को देखेंगे। कोल फायरिंग में हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है, कोल फायरिंग कैसे करते हैं, उसे हम लोग अभी देखेंगे। हो सकता है आज सारे टॉपिक्स कवर ना हो, बट स्टार्टिंग करते हैं कि कोल फायरिंग होती कैसे है उसमें। तो टाइप्स ऑफ बॉयलर फर्नेस का नाम देख लेते हैं कौन से हैं। दो तरह के हमें मिलेंगे। एक हमें ग्रेट फायर्ड फर्नेस मिलेगा, जिसमें हम सॉलिड फ्यूल्स, कोल, वुड चिप्स, बगास, अर्बन वेस्ट एटसेट्रा यूज़ करेंगे। इट मीन्स हम सॉलिड पार्टिकल्स, सपोज 1 इंच का, 2 इंच का या 3 इंच का, इस तरह से है, डिफरेंट साइज़। तो मैं अप्रॉक्स 1 इंच का कोई सॉलिड फ्यूल होगा, उसे हम यूज़ करेंगे ग्रेट फायर्ड सरफेस पे। ग्रेट फायर्ड सरफेस क्या होगा हमारा? एक सॉलिड सरफेस होगा जो मे बी ऑटोमेटिक भी हो सकता है और आपका मैनुअल भी ऑपरेटेड हो सकता है। नेक्स्ट, चैम्बर टाइप और फ्लेम फर्नेस। फायरिंग पल्वराइज्ड कोल, फ्यूल ऑयल और गैसेस। इसमें हम फ्लेम को यूज़ करते हैं। पल्वराइज्ड कोल मीन्स इट मीन्स हमारे पास जो कोल अवेलेबल होगा वो लार्ज साइज में होगा, ब्लॉक्स में होगा। हम उसको कन्वर्ट करेंगे फाइन पार्टिकल्स में और उस फाइन पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे एज अ फ्लेम फॉर अ कम्बशन प्रोसेस इन अ बॉयलर। तो सेम, चूँकि हम लोग ये पहले से ही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो भी फ्यूल मैक्सिमम होगा उसे हम कोल के टर्म में ही आज यहाँ डिस्कस करेंगे पावर प्लांट में, पूरे यूनिट को लेकर के। तो हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन लेंगे वो कोल के टर्म में ही कंसिडर करेंगे। बाकी हमारे पास फ्यूल ऑयल एंड गैसेस भी अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस के रूप में, बट हम जो भी फोकस करेंगे वो सब कुछ कोल को लेकर के करेंगे। ठीक है, ओके। तो कोल बर्निंग सिस्टम हमारे पास दिया है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, बॉयलर में भी क्लासिफिकेशन सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल में। solid fuel means like coal, wood. Hand fired, stoker fired, pulverized fuel fired. Hand fired means with the use of hand. Stoker fired means hand means हाथ में लेके जलाएंगे नहीं। हैंड फायर्ड मीन्स हाथ का यूज़ करें, मैनुअल ऑपरेशन है जिसमें आप फ्यूल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इट मे बी पॉसिबल दैट हम शोयल का यूज़ करें और फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसे कोल को कम्बशन के लिए ले जाएं। तो जो कम्बशन प्लेस होगा वो हमारा बॉयलर कहलाएगा। Solid fuel can be classified into 3 further categories. First, hand fired. Next one is stoker fired. Stoker fired means overfeed stoker and underfeed stokers. Stokers, why name is stoker, हम अभी देखेंगे overfeed और underfeed stoker क्या है, तो वहाँ पे समझ लेंगे। Next हमारे पास pulverized. Pulverized means next आपने देखा within the bracket powdered. It means pulverized means powdered. सो हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लार्ज साइज़ का कोई हमारे पास पार्टिकल अवेलेबल है, हम उसे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे लाइक पाउडर, और हम उसे फ्यूल फायर में कम्बशन के लिए इंट्रोड्यूस कराएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, प्रॉपर बर्निंग हो जाती है फ्यूल। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन विद इन द पल्वराइज फ्यूल फायर यूनिट सिस्टम, सेंट्रल और बिन सिस्टम और कॉम्बिनेशन सिस्टम। ये हमारे पास दो कैटेगरी है, जिन दो के कॉम्बिनेशन से हम थर्ड वाला भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लिक्विड फ्यूल फायर्ड, इंजेक्शन सिस्टम, एवापोरेशन सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन सिस्टम एंड एवापोरेशन सिस्टम। एंड थर्ड वन इज द गैसियस फ्यूल फायर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम एंड हाई प्रेशर सिस्टम. High pressure system means above than the atmospheric pressure system. Stoker firing. A stoker is a power operated fuel feeding mechanism and grate. ये पावर ऑपरेटेड मीन्स ये एक सिस्टम है जो कि मूव कर सकता है, ट्रेवलिंग भी हो सकता है और नॉन ट्रेवलिंग भी हम ले सकते हैं। तो ये ग्रेट जो बेड होता है हमारा, जिस पे हमारा फ्यूल बर्न होने वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसे हमने कहा है ग्रेट। और स्टोकर इज पावर्ड ऑपरेटेड फ्यूल फीडिंग मैकेनिज्म एंड ग्रेट। इट मीन्स कि हमारे पास जो फ्यूल फीडिंग का मैकेनिज्म होगा वो पावर ऑपरेटेड मीन्स कोई एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है और मैनुअल भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। The term stoker implies a boiler that automatically feeds or stokes. Stokes actually means इसका ये हुआ कि जो फीड कराते हैं बॉयलर में फ्यूल को, उसकी बात करते हैं stokes, the boiler. Stoker coal size is typically 1.25 inches, as we discussed in the first slide.
या हमारे पास कोल की साइज़ जो अवेलेबल होगी वो बहुत डिफरेंट साइज़ में होंगी, तो हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 1.25 1 इंच इस टाइप के जो साइज़ होते हैं कोल के, हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं बड़े बड़े कोल को छोटे छोटे साइज़ में, और फिर उसे हम यहाँ पर बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ध्यान रहे स्टोकर फायरिंग की जब बात करेंगे तब हमारे पास कोल की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट हम यही जब पल्वराइज के केस में जाएंगे देन हमारी कोल की साइज़ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स 1.25 इंच कन्वर्ट हो जाएगा सब माइक्रॉन्स में। स्टोकर फायरिंग सिस्टम के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। लो ग्रेड फ्यूल कैन बी यूज, हाई एफिशिएंसी, स्मोकलेस कंबशन। लो ग्रेड फ्यूल कैन बी यूज मीन्स आपको याद होगा कि हमने जब कोल का क्लासिफिकेशन किया था देन हमने डिस्कस किया था फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पीट एंड मूविंग towards left to right and achieve the last stage of coal name is anthracite, in which the carbon content is more and the moisture content is very low. So low grade fuel means not anthracite, हम जितना भी बिटुमिनस लिग्नाइट की तरफ मूव करेंगे वो भी हम इससे यूज़ कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी, पीट को तो हम इग्नोर करते हैं बिकॉज हम उसे कोल की कैटेगरी में मानते ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत इनिशियल स्टेज है फॉर्मेशन का, इसलिए हम उसे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो पीट को तो हम वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, स्मोकलेस कंबशन प्रोसेस पॉसिबल है, देखेंगे कैसे स्मोकलेस भी पॉसिबल है। लेस नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड, सो लेबर कॉस्ट रिड्यूसेस, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्यूल फीड कराना, बाकी काम बॉयलर को खुद करना है कंबशन के लिए। सिस्टम रिलायबल, मेंटेनेंस चार्ज आर रीजनेबली लो, क्योंकि हमें मेंटेनेंस चार्ज क्या करना है, सिर्फ उसके स्टोरेज की व्यवस्था करनी है, जो हमारे पास कोल अवेलेबल है या जो हमारे पास फ्यूल अवेलेबल है उसको स्टोर करने की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम इज लेस। फ्री फ्रॉम डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत कम होते हैं किसमें, स्टोकर फायरिंग में। जब हम पल्वराइज में देखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। जैसे आपने ये देखा है कि जो दिवाली में आप जो बम को यूज़ करते हैं, बॉम्ब यूज़ करते हैं, उसमें जो पाउडर्स फॉर्म में रहते हैं एक्सप्लोसिव, वो वही यूज़ होते हैं टाइट पैकिंग की वजह से, और जब हम उसे फायर के कांटेक्ट में ले आते हैं देन वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो स्टोकर फायरिंग में चूँकि ऐसा होता नहीं है, और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो बर्न होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो डेंजर से फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन होता है उसमें। डिसएडवांटेज क्या है हमारे स्टोकर फायरिंग के? कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लार्ज यूनिट, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बी हायर दैन द पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम। कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें मैंने बताया कि वो मूविंग भी हो सकता है और नॉन मूविंग भी हो सकता है, तो इसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं। वेरी लार्ज यूनिट, द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में भी हायर, क्योंकि हमें कोल की साइज़ बहुत ज़्यादा है, और चूँकि कोल की साइज़ ज़्यादा होने की वजह से हमें स्पेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी बर्निंग के लिए, इसलिए उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। किसकी? जो स्टोकर फायरिंग सिस्टम कर रहा है उसकी, एज़ कम्पेयर टू पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम। लॉस ऑफ कोल थ्रू द ग्रेड्स, कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल हमने देखा है कि वो जलते नहीं हैं। जो हमारा कोल की साइज़ थी वो मैक्सिमम में, सपोज हमने 2 टुकड़ों को जलाया, 1.25 इंचेस को हमने बर्न कराया, 2 में से ये देखा कि हमारा सिर्फ 1.5 ही बर्न हुआ, बाकी हमारा हाफ अनबर्न रह गया, तो उसमें इस तरह से हमारे लॉस ऑफ कोल थ्रू द ग्रेड भी मिलते हैं। एक्सेसिव वियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ड्यू टू एग्रेसिव एक्शन ऑफ कोल पॉसिबल है, क्योंकि जब हम उसमें डायरेक्ट बर्निंग कराते हैं देन कोल की वजह से ऐश पार्टिकल्स का मूव होना, जो स्मोक है या फिर जो हीट है उसके साथ जो मूव करते हैं, उसकी वजह से कुछ वियर एक्शन भी सिस्टम में हो सकते हैं। इन स्मॉल बॉयलर्स कोल इज फेड मैनुअली, जो हमारे पास छोटे बॉयलर्स होते हैं उसमें मैनुअली फीड करते हैं ऑन टू द स्टेशनरी ग्रेड। हमने बोला नॉन मूविंग भी पॉसिबल है, तो स्टेशनरी ग्रेड पे हम स्मॉल बॉयलर्स में फीड कराते हैं कोल। बट इन लार्ज बॉयलर्स टू अटेन यूनिफॉर्म ऑपरेटिंग कंडीशन, हायर बर्निंग रेट एंड बेटर एफिशिएंसी, मैकेनिकल स्टोकर्स आर एम्प्लॉयड। जो हमारे पास लार्ज बॉयलर्स होंगे उसमें यूनिफॉर्म जो ऑपरेटिंग कंडीशन उसको मेंटेन करने के लिए हमें हायर बर्निंग रेट एंड बेटर एफिशिएंसी के लिए हमें मैकेनिकल स्टोकर्स को भी एम्प्लॉय करना पड़ता है। A stoker consists of power operated coal feeding mechanism and grade, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैकेनिकल स्टोकर्स दो तरह के होंगे, ओवरफीड स्टोकर एंड अंडरफीड स्टोकर। ध्यान रखिएगा, ओवरफीड मीन्स कोई एक सिस्टम होगा जिसमें ऊपर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, एंड अंडरफीड मीन्स
कोई सिस्टम होगा जिसमें हमें नीचे से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस क्या कराते हैं, कोल की हम बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं कोल की बात मीन्स जो हम कोल सिस्टम में देंगे फायरिंग के लिए, अगर वो हम बिलो द सिस्टम देंगे, बॉटम ऑफ द सिस्टम देंगे, जो भी हमारा सिस्टम होगा उसके नीचे बॉटम सेक्शन से हम अगर कोल को पास कराएंगे देन वो अंडर फीड होगा। और अगर हम वही चीज़ रिवर्स करेंगे, कोल हमारा ऊपर से होगा, देन हम ओवर फीड स्टोकर को कंसिडर करेंगे। तो नाम से ही क्लियर कर लेंगे ओवर और अंडर फीड। हमने स्टोकर्स को यहाँ क्लासीफाइड किया, ओवर फीड स्टोकर, अंडर फीड स्टोकर। ओवर फीड स्टोकर में हमने देखा ट्रेवलिंग ग्रेड स्टोकर है, स्प्रेडल स्टोकर है, बार ग्रेड स्टोकर एंड चेन ग्रेड स्टोकर। ये ओवर फीड की क्लासिफिकेशन है। ये सारे हम लोग इंडिविजुअली देख लेंगे कि ट्रेवलिंग रेट में क्या है, स्प्रेडल स्टोकर क्या है, काम क्या है। ट्रेवलिंग रेट मीन्स वो जो मूवेबल ग्रेड की हम बात कर रहे थे, मूविंग सेक्शन की, वो मूविंग सेक्शन ट्रेवलिंग रेट में होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करेगा और हमारा कोल प्रॉपर बर्न हो जाए, इसलिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि सपोज हमारा 2 मीटर की कोई सरफेस है, 2 मीटर की सरफेस में हमने कोल इंट्रोड्यूस किया है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ग्रेड। अब वो मूव करते हुए जा रहा है यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे। चूँकि वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे मूव करेगा तो हमारा जो फ्यूल था, कोल था, वो जो हमने जो स्टार्टिंग पे उसमें इंट्रोड्यूस कराया था, वो स्टार्टिंग में बर्न होना शुरू होगा और लास्ट तक जाते जाते वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा। बट अगर ये नॉन मूविंग होता था तो हमने क्या किया, कुछ फ्यूल इंट्रोड्यूस किया, वो बर्न हुआ, हम ऐसे कंटिन्यूसली उसमें फ्यूल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम उसे, चूँकि ऐश डिपोजिशन हो जाएगा तो हम उसे ऐश रिमूव करने के लिए हम सिस्टम को यूज़ करेंगे ताकि वो क्या है, वो कोल हमारा फ्यूल बाहर आ जाए। तो जो अनबर्न फ्यूल होते थे वो भी उसमें रेस्ट जो बचे होते थे वो ऐश के साथ बाहर आ जाते थे। तो हमने इसमें ये ट्रेवलिंग रेट में देखेंगे। और बार ग्रेड, चेन ग्रेड स्टोकर। चेन ग्रेड मीन्स वो जो ट्रेवलिंग है वो चेन बेस्ड है या बार ग्रेड है, वो कैसा है वो हमसे उस समय देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल सेम है, चेन ग्रेड का भी और बार ग्रेड का भी। सो हमें इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है कि दोनों का ऑपरेशन क्या है। दोनों का सिर्फ सिस्टम ये है, जैसे हम बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव पढ़ते हैं, ऑपरेशन सेम होता है, बट चूँकि बेल्ट और चेन ड्राइव होने की वजह से जो हमारा जैसे गियर रेशियो या ट्रांसमिशन रेशियो चेंज हो जाता है। बाकी सारे फंक्शन वैसे ही होते हैं, टॉर्क ट्रांसमिशन हो या फिर पावर ट्रांसमिशन हो। स्प्रेडर स्टोकर की बात करते हैं तो स्प्रेडर स्टोकर क्या करेगा, वो आपका जो कोल आपने इंट्रोड्यूस कराया है उसको स्प्रेड करेगा ताकि वो यूनिफॉर्म बर्निंग दे सके। अभी हम उसे देखने वाले हैं ओवर फीड स्टोकर को। नेक्स्ट अंडर फीड स्टोकर की बात करें तो सिंगल रिटॉर्ट स्टोकर और मल्टीपल रिटॉर्ट की बात करते हैं। मल्टीपल रिटॉर्ट क्या, अभी हम सिंगल रिटॉर्ट को जब देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू इन मल्टी रिटॉर्ट एज कम्पेयर टू सिंगल रिटॉर्ट इन केस ऑफ अंडर फीड स्टोकर्स। ओवरफीड स्टोकर मैकेनिज्म का एक डायग्राम आपको दिख रहा है। बेसिक आपको याद करने का सबसे इजी तरीका यह है कि इन ओवरफीड स्टोकर द कोल इज फेड इनटू द ग्रेट एबव द पॉइंट ऑफ द एयर एडमिशन। जहाँ से भी आप एयर सप्लाई करेंगे उसके ऊपर से आपको कोल को फेड कराना है। देखिए आपके पास एक सिस्टम है जिसमें नीचे दिया हुआ है ग्रेट, ग्रेट के पास ये आपको ग्रेट दिख रहा होगा, ये ग्रेट आपको दिख रहा होगा। इसी ग्रेट की मैं बात कर रहा था। सपोज ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ये मूव नहीं करेगा तो हम जो भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमने ओवरफीड पढ़ना है तो ओवरफीड मीन्स ऊपर से कोल को इंट्रोड्यूस कराया, हमने ऊपर से इंट्रोड्यूस करा दिया। अच्छा, तो हमने ये देखा कि जो स्टार्टिंग हो रही है वो कोल की, वो फ्लेम ऊपर दिख रहा है बट हमारा कोल तो नीचे होना चाहिए। तो ये इनिशियल प्रोसेस है, लेकिन पहले ही फ्लेम नहीं मिल जाता। हम उसमें पास कराते हैं एयर को, वो बर्निंग स्टार्ट होती है और ये फ्लेम ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू कन्वेक्शन। और जब आपका फ्लेम जनरेट होता है तो आपने ये पढ़ रखा है कि कोई भी चीज़ वो मूव करती है नेचुरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर हाई एनर्जी टू लो एनर्जी की तरफ, तो हमारा फ्लेम एबव जो है मूव करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए ग्रेट के सिस्टम पे हमने कुछ पैसेज बना रखे हैं। इस पैसेज को ट्यूअर्स बोलते हैं और ट्यूअर्स मीन्स वो पैसेज जहाँ से हम एयर को पास कराते हैं। तो प्राइमरी एयर हमने पास कराया जिसमें वाटर पार्टिकल्स कुछ ना कुछ होते हैं, जो प्राइमरी एयर जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऐश है। क्यों ऐश है? क्योंकि जब भी कोई चीज़ बर्न होगी तो वो ऐश में कन्वर्ट होगी और ऐश किधर जाएगी, रेस्ट ऑफ द जो भी हमारा फ्यूल होगा उसके बॉटम सरफेस पे कहीं पे कलेक्ट होगी। इसलिए हमारा ग्रेट की जस्ट एबव सरफेस पे ऐश मिलता है, ना कि हमारा कोल दिखता है। इनिशियली
जब हमने कोल इंट्रोड्यूस किया तब हमारे पास कोल ही था, बट जैसे जैसे कन्वर्जन शुरू होता है तो वो ऐश डिपोजिशन शुरू हो जाता है, इसलिए हमें ऐश रिमूवल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी बढ़ानी पड़ती है। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होना है वो रिड्यूस हो जाएगा। इनकैंडेसेंट कोक मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक एनर्जी जनरेट होती है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक लाइट के फॉर्म में होती है। सपोज जैसे आपने देखा है, अगर आप सन की तरफ देखें तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, आप कंटिन्यूसली उसे देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से जहाँ हमारा कोक बर्न होता है वो इनकैंडेसेंट कोक उसी को कहते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये वो सेक्शन है जहाँ हमारा कोल इंट्रोड्यूस हुआ और वो कम्बशन जोन की तरफ मूव किया, यही वो कम्बशन जोन है जहाँ वो कम्बशन हो रहा है। नेक्स्ट ग्रीन कोल, जो रेस्ट हमारा कोल बचेगा वो जो जिसमें से वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं। और फाइनली ये फ्लेम हमें मिलेगा जो हमें फ्लेम की रिक्वायरमेंट है। तो फ्लेम को डायरेक्ट करने के लिए, ताकि वो और इजीली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूविंग अपवर्ड है वो हम उसे एक पैसेज क्रिएट कर सकें, तो हम सेकेंडरी एयर का यूज़ करते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो फ्लेम उसी तरफ मूव करे जिधर हम चाहते हैं। तो चूँकि हमारा बर्नर ऐसा होता है कि हम उसे फोर्स कर सकें ऊपर की तरफ, इसलिए हम सेकेंडरी एयर को पास आउट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। फ्रेश लेयर ऑफ फ्रेश और ग्रीन कोल, जिसमें फ्रेश कोल जोन हमें मिलना है। अ लेयर ऑफ कोल लूजिंग मॉइस्चर, जो ड्राई जोन है जिसमें हमारा अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है ग्रीन कोल के जस्ट राइट साइड में, ये ग्रीन कोल है हमारा, इसके राइट साइड में हमने लिखा है क्या, वीएम। वीएम इज वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर का क्या काम है कि वो मैटर जैसा हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा उस कोल से। तो वो सारे मैटर, नॉट ओनली वाटर वेपर, जो भी वोलेटाइल मैटर्स होंगे उस कोल के अंदर वो एवापोरेट कर जाएंगे, वेपराइज कर जाएंगे जब हम उसे हीट अप करेंगे। अ कुकिंग लेयर ऑफ कोल लूजिंग इट्स वोलेटाइल कंटेंट, जिसे हम डिस्टिलेशन जोन या कंबशन जोन यहाँ पे बता रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं इसे। अ लेयर ऑफ इनकैंडेसेंट कोक वेयर द फिक्स्ड कार्बन इज कंज्यूम, कंबशन जोन। मैंने बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो लाइट होगी वो एनर्जी रिलीज होगी कहाँ पर, जहाँ पर वो कोल बर्न हो रहा होगा। ये इनकैंडेसेंट कोक है, ये वो सेक्शन है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कोल बर्न हुआ है। ठीक, द इग्निशन प्लेन लाइज बिटवीन ग्रीन कोल एंड इनकैंडेसेंट कोक। इग्निशन प्लेन जहाँ पर बर्निंग के जस्ट बाद की जो स्टेज है वो ग्रीन कोल और इनकैंडेसेंट कोक के बीच की जो लाइन है वो उसी को डिस्कस कर रहा है। द हीट इज रिलीज ड्यू टू कम्बशन इन द कम्बशन जोन, and as a result the heat transfer occurs upward and downward by conduction, while the air flow from below will tend to carry away the heat upward by convection। जैसे हमने बताया कि जब हम उसे हीट करेंगे तो ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हमारा हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा, कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, एंड देन जो हमारा फ्लेम मूव करेगा वो कन्वेक्शन की वजह से बॉटम टू टॉप की तरफ मूव कर जाएगा। The primary air supplied from the bottom gets warmed up as it flows through the ash layer, and when it passes through the incandescent coke layer at about 1200 degrees centigrade. The exothermic reaction C plus O2 CO2 taking place initially provide a sufficient heat release for continuing the combustion process till all oxygen is consumed। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने कोल इंट्रोड्यूस किया और यहाँ से हमने एयर पास कराया। तो ये जो एयर, प्राइमरी एयर हमने पास कराया, ये हेल्प करता है प्रॉपर बर्निंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो जैसे ही हमने उसे इंट्रोड्यूस कराया, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, माचिस, मैच बॉक्स आप कंसिडर करिए, एक मैच स्टिक है। जब आप उसे उसके एक स्टिक को उसके बॉक्स पे रब करते हैं तो वो एक हाई स्पार्क के साथ वो जनरेट होता है और फिर वो नॉर्मल फ्लेम के साथ वो फ्लो करने लगता है। तो वो जो इनिशियल स्टार्टिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में थी, वो एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो वो रीज़न समझ लीजिए, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इनकैंडेसेंट जोन था आपके लिए, और जो उसके बाद जो बर्निंग शुरू हो गई है वो आपका इनिशियल सिस्टम था, वो वहाँ पे बर्निंग शुरू हो चुकी है, वो प्रॉपर बर्न हो रहा है। बट जो स्टार्टिंग थी उसे हम इनकैंडेसेंट सिस्टम, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें तो उसे हम इनकैंडेसेंट जोन में कह सकते हैं, उसी की ये बात कर रहा है। और जब हम प्राइमरी एयर सप्लाई करते हैं, मीन्स हम जब उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कंबशन रिएक्शन के लिए कोई भी फ्यूल होगा उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो चूँकि कंबशन प्रोसेस है तो याद करिए मैंने आपको ये भी बताया था कि C+O2 ही होगा, क्योंकि हमें कंप्लीट कंबशन कराना है। बट अगर हमें कंप्लीट कंबशन नहीं कराना होगा
तो हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे और जितना भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करके कम करेंगे ताकि हमारा CO2 ना बने, क्योंकि CO2 कंप्लीट कंबशन पे ही बनेगा। तो अगर हमें कंप्लीट कंबशन कराना है तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करना ही होगा। यानी 1 kg ऑफ कार्बन के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो याद करिए मैंने आपको 8/3 kg ऑफ ऑक्सीजन का बताया था और 11/3 kg ऑफ CO2 बनेगा। इट मीन्स कि हमको कंप्लीट कंबशन जब भी करेंगे तो हमें 8/3 ऑक्सीजन कंज्यूम करना ही होगा। तो ओवरफीड स्टोकर मैकेनिज्म में जब हम कोक को कंज्यूम करेंगे देन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना भी कोल हम कंज्यूम करने वाले हैं उसको कंजम्पशन में जितना भी ऑक्सीजन लगना है वो पूरी तरह से कंज्यूम होगा, ना कि थोड़ा भी छोड़ा जाएगा। ठीक है। इनकैंडेशन जोन की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का मिला है और इससे स्लाइड ऊपर जो हम मूव करेंगे उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी कम होगी। ऐसा नहीं कि उसे नेग्लेक्ट कर दें हम, बहुत स्लाइटली चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलना है आपको, क्योंकि ये रीज़न बहुत लंबा नहीं होता, बहुत डिफरेंस नहीं होता इस रीज़न में, जिसकी वजह से ऐसा होगा। In the event a thick incandescent layer, the CO2 may partly or fully reduce to CO. Further, water-gas reaction may also take place with the moisture from the air. These reactions are endothermic nature, resulting in considerable temperature drop of bed and gas stream. ठीक है? As the hot gas stream passes through the distillation zone where the volatile metal is added, and then through the drying zone where the moisture is picked up and finally comes out from the fuel bed containing N2CO2 COS2, volatile matter and water vapor. Some of the contents such as CO, volatile matter and hydrogen are not desirable, जो कि हमें requirement नहीं है, and if the combustion of these components is to be completed before the gases leave the furnace, the following requirements have to be met: a hot ignition surface, second, sufficient fresh air or secondary air or over air is to be supplied for complete combustion. Third, turbulence is to create in the secondary air for feeding at right angle above the fresh coal zone to upflowing gas stream from the fuel bed for through mixing of air and gases. It is not desirable to feed the secondary air along with primary, as it will produce more carbon monoxide. ठीक है। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नीचे से पास करेंगे और हमने कोल को इंट्रोड्यूस कर दिया है टॉप ऑफ द स्टोकर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो कंप्लीट कंबशन मीन्स जितना हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया वो तो कंज्यूम हो गया, बट हम जैसे ही ऊपर से सेकेंडरी एयर सप्लाई करते हैं तो हम उस फ्लेम में, उस कंबशन प्रोसेस में हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होने के बावजूद हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। तो जो ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया वो हमारा जो CO2 बनना था अब वो नहीं बन पा रहा था, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है हमको CO2 बनने से, यानी जो हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन CO2 के लिए रिक्वायरमेंट था वो चेंज होने लगता है। ठीक है। अंडर फीड की बात करें तो नेक्स्ट अंडर फीड में हम लोग देखेंगे कि जो हमने कोल को इंट्रोड्यूस टॉप ऑफ द सरफेस कराया था, अब वही कोल हम बॉटम ऑफ द सरफेस कराएंगे। बाकी सारे काम वैसे ही होते हैं। ओके, हम लोग ओवरफीड स्टोकर पे थे और ओवरफीड स्टोकर देखा। हम इसमें टाइप्स ऑफ ओवरफीड स्टोकर को देख लेते हैं। हमारे पास ट्रैवलिंग ग्रेड स्टोकर है जिसमें हमने चेन ग्रेड स्टोकर और बार ग्रेड टाइप स्टोकर की बात की है, और स्प्रेडर स्टोकर हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने के बाद हम अंडरफीड स्टोकर को देखेंगे जो कि आपको आगे यहाँ पर मिलेगा। अंडरफीड स्टोकर जिसमें हम लोग कोल को दिखाएंगे कि वो बॉटम ऑफ द सिस्टम में हम कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको देखते हैं चेन ग्रेड स्टोकर में क्या है, जो हम ट्रैवलिंग ग्रेड स्टोकर की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। हमने ऑटोमोबाइल सिस्टम में, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें देखा है कोई कुछ कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअस। ये लाइक दैट कन्वेयर बेल्ट है, या फिर आप आटा लेने का भी गेहूँ जब पिसवाने जाते हैं उसके लिए आपने देखा है। तो एक बेल्ट होता है जो कंटिन्यूअस मूव करता रहता है पुली के ऊपर। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए कोल हॉपर है, इसमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कोल को, इसमें हम कोल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराया। अब चूंकि कोल तो हमने सप्लाई कर दिया, बट हमें कंबशन के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर को भी पैसेज देना पड़ता है।
ये जो हमने एडजस्टेबल फ्यूल गेट देख रखा है ना, ये अमाउंट ऑफ फ्यूल जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको कंट्रोल करता है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इस पे इंट्रोड्यूस कराना है। सपोज ये पैसेज ज़्यादा वाइड ओपन होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोल को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब हमें कम अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन की ज़रूरत होगी तब हम इसका पैसेज को कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूल का पैसेज है वो कम हो जाएगा, फ्यूल पासिंग का पैसेज कम हो जाएगा, और हम अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन को भी कम कर सकते हैं बाय द रिड्यूसिंग द कम्बशन ऑफ कोल। और चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें देनी है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो जहाँ पर बर्निंग होनी है सिर्फ वहीं ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है, उससे पहले या उससे बाद में देखिए कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमने इस सेक्शन को कंसिडर किया कि हमारे पास ये सेक्शन है जिसमें हम एयर की सप्लाई करेंगे। इसमें हमने दो जगह पैसेज दिए, एक प्राइमरी एयर, याद करिए जो हमने प्राइमरी एयर सप्लाई किया, और एक ये सेकेंडरी एयर। तो सेकेंडरी एयर कहाँ से? ये जो पैसेज दिख रहे हैं ना, इस पैसेज को हम ट्यूअर्स कह देते हैं। ट्यूअर्स, TUYERS, ट्यूअर्स कहते हैं, जो कि एक एयर पॉकेट का नाम दिया गया है। ये काम क्या कर रहा है कि ये सेकेंडरी एयर डायरेक्ट करता है हमारे फ्लेम को, जो हमारा बर्निंग फ्लेम है उसको डायरेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और प्राइमरी एयर की रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा एयर है, जो हमारा फ्यूल है, उसको कंप्लीट कंबशन प्रोसेस हो सके, उसको इंश्योर करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फ्लू गैसेज जो आफ्टर बर्निंग हमारे पास फ्लू गैसेज मिलेंगी, वो कहाँ जाएंगी? तो वही ये जो ग्रेट से होकर के जो बॉयलर के पूरे चैम्बर में जा रही हैं, ये बॉयलर में इंट्रोड्यूस कराती हैं, फर्दर एक्सपेंशन के लिए टरबाइन में भेजी जाती हैं। जब आपने कोल इंट्रोड्यूस कराया, कोल यहाँ से बर्न होना शुरू हुआ, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता गया। बेल्ट पे आपके जो भी बेल्ट होगा या जो भी ड्राइव होगी, चेन ड्राइव या चेन ग्रेट आपने नाम दे रखा है, जो भी ग्रेट होगा, ये ग्रेट जब मूव कर चुका होगा तो लास्ट में जो रेयर सेक्शन होगा उसका, वहाँ पर रेस्ट ऑफ द ऐश मूव करके नीचे की तरफ कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें नुकसान क्या है, क्यों हम इसमें ये देखे थे कि हमारा डिसएडवांटेज था फ्यूल का, वो यही होता है इफ़ हमारे पास कोई भी सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल अनबर्न्ड रह गया तो वो भी यहाँ से ऐश के साथ बाहर आ जाता है। इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि हमने फ्यूल तो बर्न कराया बट सम अमाउंट ऑफ फ्यूल अनबर्न्ड रह गया होंगे, पॉसिबल है, उसकी वजह से वो ऐश कंटेंट के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है। चेन ग्रेट मीन्स ये सपोज ये ग्रेट है तो ये कंटिन्यूसली मूव करेगा। कभी आपने पिज़्ज़ा तो आप सभी लोग खाए होंगे आज की डेट में, तो डोमिनोज में उनका ओवन होता है, माइक्रोवेव या ओवन कह लीजिए, उसमें जो वो पिज़्ज़ा को यूज़ करते हैं बेक करने के लिए, वो कई जगह पे देखा होगा आपने, तो चेन सिस्टम होता है, वो कंटिन्यूस चेन मूव करता रहता है। क्यों मूव करता है? वो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर रेंज तक कंटिन्यूस मूवमेंट देता है, और अगर आप उसे नहीं कलेक्ट करेंगे दूसरे एंड पे, तो वो आपका जो भी पिज़्ज़ा बेस आपने रखा है उसे पकने के लिए, वो दूसरे साइड गिर जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए वहाँ पर एक आदमी होता है जो ये देखता रहता है कि वो एक साइड पे हमने उसे इंट्रोड्यूस किया, रखा, और फिर नेक्स्ट साइड पे हमने उसे कलेक्ट कर लिया, और ये प्रोसेस 2 बार करते हैं, देन आपका पिज़्ज़ा तैयार है और फिर आप उसे यूज़ करते हैं। तो लाइक दैट वैसे ही है कि हमारे पास कोल है, पर कोल को चूँकि हम दोबारा इंट्रोड्यूस अभी नहीं करा रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट टाइम में अगर हम उसे कलेक्ट करेंगे तो ऐश के साथ बाहर आ जाएगा। ट्रैवलिंग और चेन ग्रेट स्टोकर फीड कोल आउट ऑन टू अ रोटेटिंग मेटल बेल्ट दैट सपोर्ट्स द फायर। बेल्ट मीन्स चेन ड्राइव हो सकता है। कोल इज फेड फ्रॉम अ हॉपर। हॉपर मीन्स जैसे हम तेल को किसी टैंक में भरने के लिए कोई प्लास्टिक के किसी एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें या कोई एक कंपोनेंट को यूज़ करें, उसे हॉपर का नाम दें। हॉपर आई थिंक आप सब लोग समझ रहे हैं, कुछ इस टाइप का होता है, डायग्राम में कोन टाइप में होता है। एक डायग्राम बना कर देखते हैं, ऐसे कुछ होता है, तो ऐसे समझ लीजिए हॉपर टाइप। ठीक है। कोल इज फेड फ्रॉम अ हॉपर। ग्रेट स्पीड इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड टू मेंटेन डिजायर्ड स्टीम प्रेशर। मैंने बताया कि कितना स्टीम प्रेशर आपको रिक्वायरमेंट है, यानी m.s जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, याद करिए टाइप्स ऑफ बॉयलर में हमने पढ़ा था 6500 kg पर आवर या 40,000 kg पर आवर। तो वो अमाउंट ऑफ स्टीम फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट हमें डिसाइड करनी पड़ती है, तब हम फ्यूल की बर्निंग को कंट्रोल करते हैं। फ्यूल की बर्निंग से स्टीम जनरेशन होना है, तो हम फ्यूल की बर्निंग को ही अगर स्लो डाउन कर देंगे तो अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन भी कम हो सकता है। इट मीन्स हम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ग्रेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बर्निंग प्रोग्रेस एज द बेल्ट मूव्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऑफ द फर्नेस। देखा ही आपने, एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करता है। Combustion is essentially complete at the back end of belt and ash is dumped off into an ash pit there. कंप्लीट कंबशन होने के बाद वो ऐश कलेक्ट हो जाता है ऐश पिट में,
ये एक प्रोसेस है कंप्लीट कंबशन का ट्रेवलिंग रेट के साथ। एडवांटेज इसका क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लो कॉस्ट, सेल्फ क्लीनिंग स्टोकर्स, मेंटेनेंस। सेल्फ क्लीनिंग का मतलब ही ये हुआ कि जो हमारा ऐश था वो कलेक्ट हो जा रहा था, तो बार बार आपको ऐश रिमूवल के लिए कुछ अलग से कोई सिस्टम लगाना है या प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए अलग से कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। इट इज़ रिलायबल मीन्स टाइम ड्यूरेशन इसका बहुत ज़्यादा होगा। हीट टाइम ड्यूरेशन मीन्स यूज़ करने की जो टाइमिंग हो, इसकी लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। हीट रिलीज रेट कैन बी कंट्रोल बाय स्पीड ऑफ स्टोकर्स, जो स्पीड ऑफ स्टोकर उसे कंट्रोल करके हम हीट रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई हीट रेट रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फर्नेस। चेन ग्रेट स्टोकर के कुछ डिसएडवांटेज क्या है, टेम्परेचर ऑफ प्री हीटेड एयर इज लिमिटेड टू 180 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को मेंटेन करना। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फाइनल कोल विच ड्रॉप्स अलॉन्ग विथ ऐश। देखिए लॉस ऑफ कुछ फाइनल कोल की बात कर रहा है, इट मीन्स कि ऐश के साथ हमारे कुछ फाइनल कोल भी जो अनबर्न होंगे वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ कोल कैरीड ऑन ग्रेट इज स्मॉल, यानी कि हम एक बार में ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल नहीं बर्न कर सकते, ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी यूज फॉर हाई कैपेसिटी बॉयलर्स 2 लाख kg पर आवर। क्लिंकर फॉर्मेशन आर कॉमन। क्लिंकर फॉर्मेशन मीन्स जो जलने के बाद बच जाता है फिर भी वो सॉलिड की फॉर्म में रहे, जैसे आपका पत्थर, ऐसे समझिए वो जल गया बट ऐश में कन्वर्ट नहीं हुआ और वो फिर भी सॉलिड पार्टिकल्स में ही कन्वर्ट अभी रेस्ट हो, उसका सारे अमाउंट कलेक्ट होकर एक जगह पे हो, उसे हम क्लिंकर कहते हैं। वो फर्दर किसी और प्रोसेस में यूज़ नहीं हो सकते, मीन्स उसमें से हम दोबारा और उसे बर्न करके उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्लिंकर फॉर्मेशन इसमें बहुत कॉमन है। स्प्रेडर स्टोकर क्या था, चेन ग्रेट हमने देखा जिसमें ग्रेट सिस्टम मूव कर रहा था। स्प्रेडर स्टोकर क्या है, देखिए हॉपर यहाँ पर लगा होता है, ये हॉपर आपने देखा, वो जो बेल्ट सिस्टम हमने देखा था वो यहाँ पर लगा है, ठीक है। ये बेल्ट क्या कर रहा है, हॉपर पे इंट्रोड्यूस करा है किसको, कोल को। कोल क्या काम करेगा, कोल इस बेल्ट पे आएगा और ये बेल्ट मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज कुछ इस तरह। तो जो भी कोल आपने इस सरफेस पे इंट्रोड्यूस कराया वो डेफिनेटली मूव करके आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्प्रेडर रोटर लगाए रहते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज क्यों, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सारा फ्यूल लेफ्ट साइड में थ्रो करने लगेगा, तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अगर लेफ्ट साइड में लगाया तो। क्यों करते हैं, अब जो कोल हमारा इंट्रोड्यूस होगा उसे हम स्प्रेड करेंगे, किसमें, इस चैम्बर में। क्यों, फ़ायदा क्या होगा सॉरी, फ़ायदा ये होगा कि लार्ज टाइम मिलेगा उसे बर्निंग के लिए और लार्ज एरिया कवर करेगा। सपोज एक फ्यूल था जिसे आप एक बेल्ट पे इंट्रोड्यूस कर दे रहे थे, उसे कंबशन के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल रहा था, बट अब सोचिए कोई चीज़ एक लॉन्ग पाथ से कंबशन जोन में ही घूमेगा तो उसको बर्निंग के लिए और ज़्यादा टाइम मिलेगा। इट मीन्स हम जो डिस्टेंस पे फोकस करें ना कि डिस्प्लेसमेंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, अगर हम उसे लार्ज पाथ से मूव कराएंगे तो कंबशन का जो रेंज था वो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रॉपर कंबशन के लिए। तो जब हम कंपेयर करते हैं स्प्रेडर स्टोकर को ट्रैवलिंग रेट स्टोकर से, तो हम ये पाते हैं कि स्प्रेडर स्टोकर इज़ बेटर देन ट्रैवलिंग रेट स्टोकर। क्यों, क्योंकि फ्यूल जो बर्न होता है उसमें वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्प्रेडर स्टोकर में कंप्लीट कंबशन हो जाए एज कम्पेयर टू ट्रैवलिंग रेट। मतलब हमारे पास जो ऐश के साथ जो फ्यूल रेस्ट था वो हमें जो बाहर मिल रहा था ऐश पिट में अनबर्न फ्यूल, वो कम मिलता है इन स्प्रेडर स्टोकर, मैक्सिमम फ्यूल बर्न हो जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ऐश कलेक्ट होने के लिए हमने नीचे की तरफ लगा रखा है, जो कि ऐश कलेक्ट होगा और नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और रेस्ट हमारे जो कोल होता है वो बर्निंग की तरफ कंबशन प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ठीक। ओवर फायर जेट, अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है कंबशन के लिए, तब हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे एयर पास करते हैं। एयर डक्ट जो प्राइमरी एयर पास करा रहे थे कंबशन के लिए, ये वो है। नेक्स्ट आपका जो स्टीम कलेक्ट होगी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। स्प्रेडर स्टोकर, वाइड वैरायटी ऑफ कोल कैन बी बर्न, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि ज़्यादा समय है बर्निंग के लिए, इसलिए हम इसमें वाइड वैरायटी ऑफ कोल को यूज़ कर सकते हैं। क्लिंकर डिफिकल्टीज आर रिड्यूस इवन विद द कोल हैविंग हाई क्लिंकरिंग टेंडेंसी, उस कोल में जिसमें हाई क्लिंकरिंग टेंडेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इसे प्रॉपर बर्निंग टाइम मिल चुका रहता है। प्री हीटेड एयर विथ हाई टेम्परेचर कैन बी यूज, प्री हीटेड एयर को यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हीट सप्लाई सिस्टम में कम कर सकते हैं। वोलेटाइल मैटर इज ईजिली बर्न, वोलेटाइल मैटर मतलब जो हमारे पास स्केप होने वाली गैसेस थी उसे हम ईजिली बर्न करा सकते हैं।
It is simple to operate with low operation cost. It can respond quickly with load changes on power plant since it has a small depth of bed on a grid at any time. स्प्रेडर स्टोकर क्या करता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्टी इन ऑपरेटिंग स्प्रेडर विथ वेरिएबल size of coal and varying moisture content. Flying ash is more, so dust collector is necessary. Clinker troubles cannot be avoided. तो ये अंडर फीड स्टोकर है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे कि क्या है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और स्प्रेडर स्टोकर पे भी देख लिया, ट्रैवलिंग रेट स्टोकर देख लिया, ओवरफीड स्टोकर के, ये सारे क्लासिफिकेशन में था। अब हम जो भी बचा हुआ नेक्स्ट होगा वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग उसको यहीं पे एंड करते हैं। ओके।